हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री की ओर बढ़ चले हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में जो है कई टॉपिक्स को जो है क्लियर करवाए जा चुके हैं। सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री क्यों दोस्तों, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री ये और पॉलिटिकल साइंस के भी कई टॉपिक्स जो है आपके क्लियर करवाए जा चुके हैं। तो आप लोग जो है, जो भी दोस्त नए हैं, जो फ्रेंड इस चैनल पे नए आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए। तो आज जो है दोस्तों, आज की क्लास मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है और इस मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में जो है हम लोग आज मेनली क्या पढ़ेंगे, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है, तो इसके बारे में हम लोग आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। तो 1773 में जो ये रेगुलेटिंग एक्ट आया दोस्तों, इसको डीपली जानने से पहले हम लोग जो है इसके बैकग्राउंड को जानने का प्रयास करते हैं। मीन्स इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये जो एक्ट है 1773 में जो आया रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसको लाने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों पड़ी, किन परिस्थितियों में आई और क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या सुधार किए गए इस रेगुलेटिंग एक्ट में। तो इसको जानने से पहले हम लोग इसके बैकग्राउंड को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 1600 ईस्वी में क्या है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई भारत, और क्या करने आई, तो मेनली यहाँ आई व्यापार, यानी व्यापार करने के उद्देश्य से जो है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। और यह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी महारानी यानी जो क्राउन का जो शासन था ब्रिटेन में, वहां से एकाधिकार प्राप्त करके यह भारत में व्यापार के लिए प्रवेश की। एकाधिकार का अर्थ है दोस्तों कि यानी कि ब्रिटेन से एकमात्र यह कंपनी ही रहेगी यहाँ भारत में व्यापार के लिए। अदर कोई भी कंपनी ब्रिटेन से यहाँ व्यापार के लिए यानी भारत में नहीं आएगी। तो एकाधिकार प्राप्त करके ब्रिटेन से क्या आई, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आपका भारत आई। तो उस समय क्या परिस्थितियां थी दोस्तों, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ जो है आसपास ही यानी आगे पीछे आपका फ्रेंच, डच, पुर्तगाली, ये सब भी जो है भारत में व्यापार करने के लिए ये लगभग सेम काल रहा, थोड़ा बहुत इधर उधर रहा, ये लोग भी भारत में प्रवेश करने लगे व्यापार के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यानी आरंभ में क्या होता है, इन सब के बीच में, इन कंपनियों के बीच में क्या होता है, होड़ सी लगती है। यानी व्यापार में स्थायित्व के लिए, व्यापार के विस्तार के लिए ये सारी कंपनियां क्या करती है, धीरे धीरे जो अपने आप में संघर्ष करने लगती है। तो एक वांडी वॉश का युद्ध होता है। हम लोग जानते हैं कि वांडी वॉश के युद्ध में क्या होता है, यानी फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच ये वांडी वॉश का युद्ध होता है। और इस वांडी वॉश के युद्ध के बाद क्या होता है, तो फ्रांसीसी हार जाते हैं और जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है यह जीत जाती है। तो वांडी वॉश के युद्ध के तहत क्या होता है दोस्तों, फ्रेंच यानी फ्रांसीसी जो कंपनी है वह पीछे खिसक जाती है। और धीरे धीरे जो है, जो डच थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, ये सब क्या होता है, धीरे धीरे ये भारत में अपने व्यापार को क्या करते हैं, समेटने लगते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार पर एकाधिकार होगा, तो वो धीरे धीरे खुद को समेटने लगते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी इस वांडी वॉश के युद्ध के बाद क्या होता है कि यानी कि ये अपने व्यापार को और अधिक विस्तार करने लगते हैं धीरे धीरे। यानी कि भारत के जो मेन मेन जगह होते हैं उस पर यह जो है अपना एकाधिकार, अपनी कोठियाँ मीन्स उनके ऑफिसेस जो होते थे वो कोठियों के नाम से जाने जाते थे। तो मद्रास हो गया आपका, बंगाल और जो बम्बई, ये सब में क्या हुआ दोस्तों, ये लोग जो है अपनी कोठियां स्थापित करने लगे। और इन कोठियों के माध्यम से क्या हुआ दोस्तों, वो भारत के मेन मेन जगह पे अपने व्यापार का विस्तार करने लगे। तो यहाँ जब व्यापार का विस्तार इनका होने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि सभी कंपनियां जो है धीरे धीरे समेटने लगे अपने व्यापार को, तो यहाँ एकाधिकार रह गया और ये अपने व्यापार को बढ़ाने लगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि यानी ये अपने व्यापार के अलावा जो है धीरे धीरे क्या करते हैं, भारत की राजनीतिक जो सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, इन सब में भी इंटरेस्ट लेने लगते हैं। उस इंटरेस्ट के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़े थे
कि किस प्रकार शक, कुषाण, पहलव ये सब जो थे आक्रमणकारी वह भारत में आक्रमण करते थे। उसी के अनुसार आपका मोहम्मद गजनवी हो, मोहम्मद गौरी हो, आपका मोहम्मद बिन कासिम है, ये सब क्या कि भारत पर धीरे धीरे आक्रमण करते थे और लूट करके ले जाते थे। तो इसके पीछे का कारण क्या था दोस्तों? इसके पीछे का कारण था कि जो हमारा जो भारत है, जो अभी एक यानी कि एकीकरण में अभी भारत को हम देखते हैं, तो ये भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। और ये छोटे छोटे जो टुकड़े बटे हुए थे क्षेत्र के अनुसार, तो इन पर अलग अलग शासक, अलग अलग राजा जो है शासन करते थे। और यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में भारत बटा हुआ था कई टुकड़ों में, और उन टुकड़ों पर अलग अलग राजा, अलग अलग शासक शासन करते थे। और उस पर भी क्या खासियत थी कि ये जो राजा होते थे, ये जो शासक होते थे, हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, यानी इनमें एकता का अभाव था। एक तो भारत एकीकरण में नहीं था, मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। दूसरा, ये जो शासन कर रहे थे राजा, विभिन्न लोग जो शासक वर्ग थे, राजा थे, ये लोग आपस में कभी अपने स्थायित्व को लेके, कभी अपने क्षेत्र विस्तार को लेकर आपस में झगड़ते रहते थे। तो विदेशी आक्रमणकारी क्या करते थे, वो उनको सुनहरा अवसर मिलता था। तो जो भी लुटेरे आए, जो भी शक, कुषाण, पहलव, मोहम्मद गौरी, चाहे मोहम्मद बिन कासिम, चाहे मोहम्मद गजनवी, ये सब आते थे, लूट करके चले जाते थे। किंतु ये व्यापारी क्या, यानी ये जो फ्रेंच थे, डच थे, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये सब व्यापार के लिए आए। यानी ये लोग मारकाट मचाते हुए नहीं आए, ऐसे नहीं कि तलवार लिए आए और लूट करके चले गए। ये लोग आए व्यापार के लिए, और व्यापार के थ्रू क्या हुआ, ये धीरे धीरे यहाँ की राजनीतिक अवस्था को समझने लगे। राजनीतिक अवस्था क्या, वही पूरा भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, और उन टुकड़ों पर अलग अलग राजाओं का शासन था। और वो राजा भी क्या करते थे, एक दूसरे से हमेशा संघर्षरत रहते थे, यानी युद्ध करते रहते थे। तो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को ये समझ में आया कि यहाँ पर हम व्यापार के अलावा क्या कर सकते हैं, हम शासन प्रशासन को भी चला सकते हैं। अब समझिए, जो कंपनी व्यापार के लिए आई, उसके पदाधिकारी, उसके स्टाफ, उन सबको ट्रेनिंग दिया गया व्यापार के लिए। और वो क्या किए, यहाँ भारत की, यानी भारत के लोगों की कमजोरी, उसके वीकनेस को देख करके वो यहाँ प्रशासन में दिमाग लगाने लगे। यानी यहाँ की राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सब पर धीरे धीरे वो लोग कंट्रोल करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, इसी प्रक्रिया में आपका 1757 में आपका हुआ प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। और 1764 में हुआ आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। तो 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, यानी विभिन्न राजाओं के साथ, भारतीय राजाओं के साथ यानी युद्ध करने लगे, और उन लोगों को आपस में भी लड़ाने लगे। यानी ये दो मेन युद्ध थे। बाकी कई युद्ध जो है दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक अंग्रेजों और राजाओं के बीच हुआ। तो ये मेन दो युद्ध ऐसे रहते दोस्तों, 1757 का ये प्लासी का युद्ध, और 1764 का ये आपका बक्सर का युद्ध। ये दोनों युद्ध में क्या होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं। और अंग्रेजों की ये जीत ये निर्धारित करती है दोस्तों कि भारत में अब उसकी प्रशासनिक पकड़ बनेगी। यानी वो मात्र व्यापारी बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि वो प्रशासन को भी संभालेंगे, यानी भारतीय लोगों पर वो शासन करेंगे। तो यहाँ जो लोग व्यापार के लिए आए, उनके हाथ में शासन प्रशासन की नींव चली गई। तो जाहिर सी बात है, गड़बड़ तो होना ही था। यानी बिना किसी नियमितीकरण के, बिना किसी नियंत्रण के वो लोग क्या करते थे, जैसे तैसे लगान वसूलते थे, नागरिकों का भी शोषण करते थे। और यहाँ क्या करते थे दोस्तों, ये जो पदाधिकारी थे, देखिए भारत की स्थिति देखिए, अगर वर्ल्ड मैप देखिएगा तो अगर यहाँ भारत है तो यहाँ इंग्लैंड है, और इंग्लैंड क्या यहाँ से आपका भारत में एंट्री करती थी, क्योंकि ये समुद्री रास्ता, ये उस समय ये रास्ता क्योंकि बहाल नहीं था, उस समय व्यवस्थाएं इतनी ही नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, तो यहाँ पर इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं होता था। तो इंग्लैंड के लोग यहाँ से जो है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर कैसे, उस समय ना फोन था, ना आज के तरह इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वहाँ क्या होता, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था।
यानी अधिकारियों से क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इंग्लैंड से जो है उनको यानी कि ऑर्डर या रेगुलेट नहीं कर पाते थे। तो यहाँ क्या होता, जो पदाधिकारी थे जो भारत में, ये लोग अपनी मनमानी करने लगे, ये लोग यानी निजी व्यापार करने लगे। यानी कंपनी का व्यापार तो कर ही रहे थे, ये अपना पर्सनल यानी निजी व्यापार भी करने लगे। और यहाँ पर क्या करते थे कि वो यानी कि अधिक लगान लेने लगे यानी लोगों से। उसके बाद तोहफा यानी जो जमींदार होते थे, जो बड़े किसान होते थे, उन सब से क्या करते थे ये लोग, गिफ्ट लेते थे। छोटे किसान जो होते थे उनसे घूस लेते थे। यानी कि यहाँ जो है भ्रष्टाचार जो है बहुत चरम सीमा पर चढ़ गया। और इस भ्रष्टाचार के चलते क्या हुआ दोस्तों, जो पदाधिकारी थे, जो कार्यरत थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो स्टाफ थे, वो क्या होते गए, अमीर होते गए। यानी वो अपने आप को मजबूत करने लगे जो स्टाफ थे, पदाधिकारी थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ, धीरे धीरे घाटे में जाने लगी। यानी स्टाफ तो अमीर होने लगे, मजबूत होने लगे, उनकी संपत्तियां बढ़ने लगी, किंतु जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये घाटे में जाने लगी। क्यों घाटे में जाने लगी, क्योंकि इंग्लैंड से जो कम्युनिकेशन, चूंकि दूरी अधिक थी तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप था, तो इस वजह से जो है यहाँ कंट्रोल नहीं कर पाते थे। ये अधिकारी जो भारत में व्यापार करते थे वो लोग अपनी मनमानी करते थे। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों कि 1764 की घटना है। तो 1772 में आपका कंपनी जो है, जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश शासन से हेल्प मांगती है। क्योंकि ब्रिटिश शासन से हेल्प इसलिए मांगती है क्योंकि कंपनी क्या हो रही थी दोस्तों, घाटे में जा रही थी। कंपनी क्या हो रही थी, घाटे में जा रही थी, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ गया था। जो पदाधिकारी थे, जो स्टाफ थे, वो खुद को मजबूत करने में लगे, कंपनी का यानी बेड़ा गर्क होने लगा। तो घाटा होने लगा, तो फिर कंपनी को लोन चाहिए था ब्रिटिश शासन से। तो कंपनी ने ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश शासन से हेल्प मांगा लोन के थ्रू। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेल्प के लिए तो वो मीन्स जो ब्रिटिश क्राउन थे वो रेडी हो गए। दोस्तों कोई भी देश हो, कोई भी राष्ट्र हो, वहाँ जो है जो व्यापारी वर्ग होता है, जो उद्योगपति वर्ग होता है, उसका प्रभुत्व कहीं ना कहीं सरकार पर रहता है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये बहुत बड़ी कंपनी थी, क्योंकि यहाँ पर जो है यानी इस कंपनी के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, वहाँ के संसद के बहुत सारे एमएलएज, एमपीज, मंत्री और जो प्रभुत्वशाली, जो पैसे वाले लोग थे, उन सब का शेयर जो है इस कंपनी में था। तो यहाँ पर क्यों, चूंकि यह बड़ी कंपनी थी तो सरकार को सुननी थी उनकी बात। तो सरकार है उनको हेल्प के लिए रेडी होती है, यानी उनको लोन देने के लिए। और क्या होता है कि सरकार शर्त रखती है कि जो आपकी कंपनी का जो शासन है, यानी व्यापार का, चाहे वो राजनीतिक शासन प्रशासन का, वो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग हस्तक्षेप करेंगे, यानी हमारे द्वारा वो रेगुलेट किया जाएगा, हमारे द्वारा वह शासन चलाया जाएगा। बस इसीलिए जो है शासन के नियमितीकरण, यानी कंपनी के आगे सरकार ने, संसद ने यह रखी शर्त कि आपका यानी कंपनी का शासन प्रशासन को कौन देखेंगे, यानी हम लोग रेगुलेट करेंगे, हम लोग संचालित करेंगे। तो कंपनी के पहला यानी क्यों इसको 1773 के रेगुलेट एक्ट आने का पहला जो रीजन था, यानी पहला का ये परिणाम, वह क्या हुआ कि इस शासन के अंतर्गत क्या किया गया कि नियमित और नियंत्रित शासन की व्यवस्था की गई। यानी कि वहां से जो है आपको शासन को नियमितीकरण किया गया और नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। यानी कि जो शासन प्रशासन का नियमितीकरण और नियंत्रीकरण कहाँ से होगा, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का किससे होगा, तो संसद यानी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। दूसरी जो बात रहती है वह रहती है कि संसदीय नियंत्रण, यानी कंपनी पर क्या हो जाता है, संसदीय नियंत्रण कहिए या
केंद्रीय नियंत्रण कहिए, केंद्रीय नियंत्रण कहिए। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या हो जाता है, संसदीय नियंत्रण या केंद्रीय नियंत्रण कहिए, वह स्थापित हो जाता है इस 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। यानी कि जो 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट जो आता है दोस्तों, उससे पहले 1772 में आपका संसद के द्वारा एक कमिटी बैठाई जाती है। उस कमिटी के द्वारा जो है यानी कई दिनों के छानबीन, कई दिनों के बातचीत के बाद जो है एक निर्णय निकलता है कि आपको भारत के लिए एक रेगुलेटिंग यानी भारत में शासन प्रशासन के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाए। उसके आधार पर जो यहाँ के शासन प्रशासन को चलाया जाए। तो उसके तहत हमने क्या बातें देखी, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नियमित और नियंत्रित शासन किया जाएगा। दूसरा, संसदीय नियंत्रण या केंद्रीय नियंत्रण, यानी जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है वह क्या होगी, केंद्र या संसद के द्वारा नियंत्रित की जाएगी। तीसरा हो गया आपका यानी प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य भारत में किए जा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उसको क्या किया गया, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तीसरा चौथा जो महत्वपूर्ण कार्य था इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कानून लाया गया, वह दोस्तों कि यानी जो पदाधिकारी, जो अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, वो जो निजी व्यापार करते थे या घूस लेते थे या लगान अधिक वसूलते थे या फिर तोहफा यानी गिफ्ट लेते थे जमींदारों से, बड़े किसानों से, राजाओं से, तो वह सारा बंद किया गया। यानी निजी व्यापार, घूस, तोहफा और अधिक लगान यानी कहिए कि भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया गया आपका इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। यानी कि जो व्यापारी यानी जो पदाधिकारी निजी व्यापार करते थे, तोहफे लेते थे, घूस लेते थे, लगान अधिक वसूलते थे गरीब किसानों से, मजदूरों से, तो वो सारा कुछ को क्या किया, बैन लगा दिया गया इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण कार्य जो है वो आपका किया गया आपका यानी कि मेन जो है वहाँ उस काल में दोस्तों 3 प्रेसिडेंसी थे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की। एक आपकी थी बम्बई, मद्रास और आपका बंगाल। तो इसके इन तीनों में क्या था दोस्तों, यानी बम्बई में आपका गवर्नर थे और मद्रास में गवर्नर थे और बंगाल में, यानी ये 3 प्रेसिडेंसी मुख्य थे पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो यहाँ पर बम्बई, मद्रास और बंगाल में जो गवर्नर थे दोस्तों, तो बंगाल का गवर्नर को क्या किया गया दोस्तों, गवर्नर जनरल का गवर्नर को क्या किया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस गवर्नर जनरल को जो गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल में जो तब्दील किया गया दोस्तों, उसमें क्या किया गया कि इसके लिए 4 सदस्यीय कमिटी गठित की गई, जिसमें कि एक आपका गवर्नर जनरल हो गया और 4 सदस्य हो गए, यानी 5 लोगों की टीम बनाई गई। इस गवर्नर जनरल के हेल्प के लिए 4 यानी एक गवर्नर जनरल और 4 अन्य लोग जो है इनकी मदद के लिए जो है यानी कमेटी के थ्रू इनके हेल्प के लिए यानी बनाए गए। और उसके बाद ये जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल यानी गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसके तहत जो बम्बई का गवर्नर था और जो मद्रास का गवर्नर था, इन दोनों को क्या किया गया दोस्तों, इसके अधीन लाया गया।
यानी इस गवर्नर जनरल के अधीन इनको लाया गया। यानी बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी बम्बई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर किसके द्वारा नियंत्रित होगा, तो आपका बंगाल के गवर्नर जनरल के द्वारा। इसके पहले क्या हो रहा था कि तीनों अपना अपना अलग स्वतंत्र शासन चला रहे थे, तो अब यह स्वतंत्रता खत्म कर दी गई। इन दोनों के ऊपर किसको बैठाया गया, तो बंगाल का गवर्नर जनरल। दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल को इसलिए, यानी बंगाल के गवर्नर को जनरल का पद इसलिए दिया गया क्योंकि जो बंगाल है दोस्तों उस समय सबसे समृद्ध था, और बंगाल जो है समृद्ध ही नहीं था, बहुत विशाल भी था। यानी उस टाइम का बंगाल समझिए आज का बिहार, आज का उड़ीसा, आज का झारखंड, आज का पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश और आज का आसाम, ये सब क्या थे, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया दोस्तों, गवर्नर का पद गवर्नर जनरल में बदल दिया गया और आपका बम्बई और मद्रास को इसके अधीन कर दिया गया। और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था, ये तो हो गया आपका पांचवा। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था दोस्तों, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई दोस्तों, 1774 में। यानी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, पारित हुआ, और 1774 में कलकत्ता में प्रथम, यानी भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसके जो न्यायाधीश, यानी कि इसमें 4 न्यायाधीश रखे गए दोस्तों, 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई, जिसमें प्रधान न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो प्रधान न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। तो ये नाम बहुत पूछा जाता है, ये कौन हुए दोस्तों, तो आपके प्रधान न्यायाधीश बने आपके सर एलिजा इम्पे। और अन्य न्यायाधीश जो 3 थे उसमें आपका हाइड हो गए, एक चैम्बर्स हो गए, और एक हो गया आपका लिमेंस्टर। तो ये 3 न्यायाधीश थे इस सर एलिजा इम्पे के अलावा। यानी ये हेड हो गया और ये सब तीनों जो है सहायक के रूप में जो है न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए गए। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि प्रथम सर्वोच्च न्यायालय भारत में कब स्थापित की गई, तो 1774 में स्थापित की गई। कहाँ स्थापित की गई, तो कलकत्ता में स्थापित की गई। और प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो मुख्य न्यायाधीश तो सर एलिजा इम्पे। तो ये सारा क्लियर हो गया दोस्तों। हम लोग क्या देखें, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। उसके बाद 1773 में यानी परिस्थितियों के आधार पर रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। उसके बाद इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है शासन प्रशासन को नियमित और नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा संसदीय नियंत्रण, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या हो गया दोस्तों, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत केंद्रीय नियंत्रण हो गया। उसके बाद प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को क्या मिली, वहां मान्यता मिली संसद के द्वारा, यानी ब्रिटिश संसद के द्वारा। इसके अलावा निजी व्यापार जो करते थे, यानी जो पदाधिकारी, जो अधिकारी लोग वहाँ नियुक्त होते थे, कार्यरत होते थे, वो निजी व्यापार करते थे। उस निजी व्यापार पर रोक लगा, घूस पर रोक लगा, जो तोहफा लेते थे वो लोग जमींदारों से, किसानों से, उस तोहफे पर रोक लगी। और जो अनाप शनाप जो लगान वसूलते थे, मनमानी करते थे, वो सारा कुछ को बंद कर दिया गया। इसके अलावा बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी, जो मुख्य प्रेसिडेंसी थे, उसमें बंगाल का गवर्नर जो था उसका पद जो है गवर्नर जनरल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। और उस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन क्या कर दिया गया, बम्बई और मद्रास के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया गया। इस गवर्नर जनरल के हेल्प के लिए 4 सदस्यीय कमेटी की भी स्थापना की गई। इसके अलावा जो इसका मेन कार्य था, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे। और हाइड, चैम्बर्स और लिमेंस्टर क्या थे, इनके सहायक आपके न्यायाधीश थे। तो ये सब मूल बातें थी दोस्तों। एक और बात थी दोस्तों, जो ये 4 सदस्य जो कमेटी थी,
जो कि इस गवर्नर जनरल के हेल्प के लिए बनी थी। इन 4 सदस्य कमेटी के अलावा एक कोर्ट ऑफ आपका डायरेक्टर्स को बैठाया गया, यानी इसकी स्थापना की गई। तो इसके तहत क्या होता था, ये गवर्नर जनरल जो है इस 4 सदस्यीय कमेटी के तहत क्या करते थे कि जो भारत में प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलाई जा रही थी, जो शासन प्रशासन चल रहा था, उसकी सारी जानकारी किसको देखते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन सारी जानकारियों को किससे साझा करते थे, तो ब्रिटिश क्राउन से। तो इस प्रकार क्या होता था दोस्तों, यहाँ गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर ये कमेटी, और इसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश शासन जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर शासन प्रशासन को चलाने लगी। तो ये थे दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ थी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आप लोग कोई बुक लीजिए, किसी भी बुक को उठाइए और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का वो बनाइए, तो आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो सारा फैक्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आप जो है एग्जाम में बेहतर स्कोर पाएंगे। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस चैनल से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।